Class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Netflix by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास के अंदर नस्ट के पास्ट पेपर्स को सॉल्व कर रहे होंगे। रिमेंबर दिस थिंग, मेरी कोशिश है कि आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा से ज्यादा नस्ट के सॉफ्टवेयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊं। रिमेंबर दिस थिंग, नस्ट के सॉफ्टवेयर में कई हजार क्वेश्चंस मौजूद हैं और मेरी इसके ऊपर रोज के रोज कोशिश है कि आप लोगों के लिए टॉप 10 एमसीक्यूज नस्ट के सॉफ्टवेयर से निकाल के सॉल्व करवाऊं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है जिसके अंदर मैंने अभी तक नस्ट के सॉफ्टवेयर के मोर देन 4000 एमसीक्यू सॉल्व करवाए हुए हैं। यानी कि देखो, नस के सॉफ्टवेयर में कई हजार क्वेश्चंस मौजूद हैं जिनमें से मोर देन 4000 एमसीक्यूज मैं अभी तक आप लोगों के लिए सॉल्व करवा चुका हूं। जैसे जैसे नस के एग्जाम होते हैं उसके बाद भी बना रहा होता हूं लेक्चर्स, उससे पहले भी बना रहा होता हूं, उसके दरमियान में भी बना रहा होता हूं। सो मेरी कोशिश ये है कि अभी नस के नेट वन से पहले रोज आप लोगों के लिए टॉप 10 एमसीक्यूज के लेक्चर सीरीज को जारी रखूं, ताकि तमाम बच्चे जो अपनी तैयारी कर रहे हैं वो दिन में एक छोटे से अरसे के अंदर इन टॉप 10 एमसीक्यूज की अच्छी प्रिपरेशन कर लें, उनके पास एक डाइवर्सिफाई कंटेंट हो। भाई आप अभी लेट सपोज एक चैप्टर की तैयारी कर रहे हो तो उस चैप्टर के ऊपर पूरा दिन लगा रहे होगे। सो ये जो 20 मिनट, ये जो 30 मिनट की मेरी एक लेक्चर होता है ना, इससे फायदा ये होता है कि आपको एटलीस्ट 10 डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट्स पता चल जाते हैं कि भाई नस में 10 डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट्स कौन से पूछे हुए थे, जो कि आपके लिए बड़ा हेल्पफुल है। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्ली तैयारी करना चाहते हैं नस के नेट वन की, नेट टू की, नेट थ्री की, नेट फोर की, फास्ट की, जीआईकेआई की, यूईटी की, कॉमसेट्स की, एयर यूनिवर्सिटी की, प्यास की, लम्स की, आईबीए की, एनईडी की, मेरान की, पाकिस्तान की टॉप 25 यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन, तो लाजमी तौर पर बैच को ज्वाइन करें। बैच के अंदर मैं वैसे भी तमाम बातें बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ, छोटी छोटी बातों को भी गाइड किया जा रहा होता है, तमाम सब्जेक्ट्स को लाइव पढ़ाया जाता है। इसके अलावा कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी मिलती है। इसके अलावा प्रॉपर्ली आपके टेस्ट होते हैं, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, चाहे वो फुल लेंथ टेस्ट हो, चाहे वो आपके एफएलपीज हो, चाहे वो आपके वीकली टेस्ट हो, चाहे वो आपके ग्रैंड टेस्ट हो एंड सो ऑन। ये सारी चीजें मेरे बैच के बच्चों को मिलती है। बैच की बड़ी मामूली सी फीस होती है पूरे साल की, और उस फीस के अंदर आपकी हर चीज कवर करवाई जाती है। अच्छा बेटा, अब देखो आज की क्लास के ऊपर मूव करती हैं। आज की क्लास के अंदर जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, भाई इसको मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर शॉर्टकट बताता हूं। भाई ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना, ये आ रहा है इक्वेशंस के टॉपिक का। एग्जामिनर इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एग्जामिनर कह रहे हैं फॉर द इक्वेशंस, पहली इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 24 इक्वल टू 0। एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई अगर तुम्हारे पास दो इक्वेशंस गिवन है, सो भाई बताओ कौन सी कंडीशन करेक्ट है। रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2 और डबल द रूट्स ऑफ द सेकंड इक्वेशन, यानी कि भाई सेकंड इक्वेशन के जो रूट्स आ रहे हैं पहली के डबल आ रहे हैं। या फिर दूसरे ऑप्शन में कह रहे हैं कि रूट्स ऑफ द सेकंड इक्वेशन और ट्रिपल द रूट्स ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि भाई सेकंड इक्वेशन के रूट्स पहली इक्वेशन के ट्रिपल आ रहे हैं। या फिर स्क्वायर आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी में कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी में कह रहे हैं नन। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है। मेरे तमाम शागिर्दों, मैंने इक्वेशंस का टॉपिक बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाया था। रूट्स का मतलब क्या होता है? रूट्स कहा जाता है ऑल पॉसिबल आंसर्स। रूट्स किसको कहा जाता है? ऑल पॉसिबल आंसर्स को। क्लियर? इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। अब देखो मेरे पास एक इक्वेशन के रूट्स गिवन है, तो मैं उसको सॉल्व कैसे करता हूं। इसलिए बेटा इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको बहुत आसान से ये क्वेश्चन समझाता हूं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो इक्वेशंस गिवन है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपके पास क्या आ रही है? इक्वेशन नंबर 2 आ रही है। यानी कि आपके पास पर्टिकुलरली यहाँ पे दो इक्वेशंस आ रही हैं, और एग्जामिनर आपसे बड़ी सिंपल सी बात कर रहा है कि अगर ये दो इक्वेशंस आपके पास आ रही हैं, सो भाई ही इज सिंपली आस्किंग कि भाई एक इक्वेशन के दूसरी इक्वेशन से रूट्स डबल हैं, ट्रिपल हैं, स्क्वायर हैं, ये कैसे पिक करोगे। देखो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अगर आपको ये चेक करना है ना कि अगर आपको एक इक्वेशन गिवन है, क्या उस इक्वेशन के रूट्स दूसरी इक्वेशन के मुकाबले के अंदर डबल हैं, ट्रिपल हैं, स्क्वायर हैं, कितनी दफा है, तो इसको चेक करने का फॉर्मूला होता है कि n टाइम्स के ऊपर अगर एक इक्वेशन के रूट्स दूसरी इक्वेशन के मुकाबले में है, तो इसको चेक करने की एक शॉर्टकट होती है सर हाशिम के पास। और वो शॉर्टकट क्या होती है? वो शॉर्टकट ये होती है कि भाई फॉर एग्जांपल मुझे चेक करना है कि भाई एक इक्वेशन के रूट दूसरी इक्वेशन के n टाइम्स के ऊपर तो नहीं है, यानी कि डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स एंड सो ऑन। तो लेट सपोज मैं कहता हूं मेरे पास पहली इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। इसके एक रूट सिंपल रूट्स हैं, इसके पास सिंपल अल्फा और बीटा है। अगर मैं कहता हूं कि भाई जो दूसरी इक्वेशन है वो इस इक्वेशन के n टाइम्स के ऊपर है, मैं यहां पे सिंपल तरीके से क्या लिख देता हूं? n लिख देता हूं। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो मेरी दूसरी इक्वेशन है उसके रूट्स n टाइम्स हैं किसका? पहली वाली इक्वेशन के। अब दूसरी वाली इक्वेशन क्या होगी, कैसे निकालोगे इसको? निकालने का, बनाने का एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है कि देखो जो तुम्हारे पास ये एक्स स्क्वायर होता है ना, ये एज इट इज रहेगा, ये अनचेंज रहता है, सही है। आपके पास जो भी आपका एक्स का कोफिशिएंट होता है ना, जो भी आपका एक्स का कोफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई होता है एन से, तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा प्लस का बी एन इंटू एक्स। और जो भी आपका एक कांस्टेंट सी होता है ये मल्टीप्लाई होता है एन स्क्वायर के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? एन स्क्वायर के साथ। तो ये बन जाएगा एन स्क्वायर इंटू सी इक्वल टू 0। यानी कि जो मेरी सेकंड इक्वेशन है इसके रूट्स एन टाइम्स हैं एज कंपेयर टू फर्स्ट इक्वेशन के। मैं आपको इसकी लॉजिक समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस क्वेश्चन को ही देखो,
मेरे पास देखो एक इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन क्या आ रही है, दूसरी इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 24 इक्वल टू 0। अब देखो सबसे पहले एग्जामिनर ने क्या कहा था, क्या रूट्स डबल है? तो डबल का मतलब क्या है, डबल का मतलब है कि n की वैल्यू हो सकता है 2 के बराबर हो। अगर तो रूट्स डबल है इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी, 2 के बराबर। अब आप खुद सोचो, पहली वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो वहां पे था यहां पे भी सेम रहेगा, तो ये तो सेम ही है। अब देखो, और जो आपका लीनियर वेरिएबल x होता है वो सिंपल आपसे क्या होता है, आपके n से मल्टीप्लाई होता है। तो अगर रूट्स डबल है तो इसका मतलब n की वैल्यू 2 के बराबर होगी। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 देखो 10 बन रहा है, इसका मतलब ये बात भी करेक्ट हो रही है। और मुझे पता है जो कांस्टेंट होता है वो हमेशा n स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 का स्क्वायर 4, तो 6 4 जा देखो 24 बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, रूट्स डबल है। आप इस बात को समझना चाहते हो, मैं चलो आपको एग्जांपल देता हूं, अगर रूट्स ट्रिपल होते तो क्या होता। फॉर एग्जांपल इसी इक्वेशन को ले लो, इसी इक्वेशन को ले लो, इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0। इस कॉन्सेप्ट को समझो बेटा, मैं कॉन्सेप्ट समझाने में बड़ी मेहनत कर रहा हूं। कि देखो अगर मैं कहता हूं कि ये मेरे पास सिंपल इक्वेशन आ रही है, मैं आपसे ये कहूं कि भाई मुझे उस इक्वेशन की वैल्यू बताओ जिसके रूट्स इस इक्वेशन के ट्रिपल हो। यानी कि मुझे उस इक्वेशन की वैल्यू बताओ जिसके रूट्स क्या हो, इस इक्वेशन के मुकाबले में ट्रिपल हो, ट्रिपल हो यानी कि 3 गुना हो। तो यानी कि n की वैल्यू क्या होगी अब की बारी में, 3 के बराबर होगी। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, मैंने क्या शॉर्टकट बताया, शॉर्टकट देखो, मैंने कहा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट एज इट इज रहेगा माइनस का साइन। तो आपकी बारी में जो आपका सिंपल एक्स होगा ना, उससे क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा। तो नेगेटिव का 5 इंटू 3 बन जाएगा नेगेटिव का 15x। और जो आपका कांस्टेंट होगा उससे n का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा। तो 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 6 9 जार इज 54। तो अगर तो मेरे रूट्स ट्रिपल होते ना, तो मेरे पास सेकंड इक्वेशन ये होनी चाहिए थी। यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ये तो नहीं आ रही। सही है ना, बात समझ में आ रही है, लॉजिक क्लियर हो रही है बेटा, लॉजिक क्लियर होती है भाई, बात पल्ले पड़ती है। कि देखो अगर आपके पास एक सिंपल इक्वेशन है, एग्जामिनर कहता है कि ऐसी इक्वेशन की वैल्यू बताओ जिसके रूट्स n टाइम्स आ रहे हैं, इट कैन बी एनीथिंग। तो भाई करते क्या हो, अब करते ये हो कि भाई जो भी आपके पास सिंपल लीनियर x होता है ना, उसको आप मल्टीप्लाई करवाते हो n के साथ। और जो भी आपका एक कांस्टेंट होता है इसको मल्टीप्लाई करवाते हो n स्क्वायर के साथ। ये बेसिक सी ट्रिक है इसकी। सही है ना, तो आप यहाँ पे खुद देखो कि भाई आपके रूट्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे। जाहिर सी बात है कि भाई यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ हुआ है और कांस्टेंट 4 से हुआ हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे रूट्स कैसे हैं, डबल है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। आई होप बातों बातों में मैंने आपको शॉर्टकट समझा दी है। अच्छा, रेसिप्रोकल के ऊपर उल्टा हिसाब होता है, वहां पे हम कांस्टेंट्स हो और फर्स्ट टर्म को चेंज करते हैं। सो उसके लिए आप मेरी इक्वेशंस के लेक्चर को ले सकते हो, मैंने डिटेल में वहां पे शॉर्टकट सारे सिखाए हुए होते हैं। द पॉइंट इज दैट कि देखो ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर के अंदर, बच्चों को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता। अब बच्चे बैठ के मैनुअली सॉल्व कर रहे हैं कि भाई पहले पहली वाली इक्वेशन से अल्फा और बीटा निकाले, अब फिर डबल द रूट्स के ऊपर चेक करेंगे, 2 अल्फा 2 बीटा। वो एक लंबा काम है, वो मुश्किल काम है। आसान काम क्या है, विद इन सेकंड्स का शॉर्टकट होता है ये। क्लियर? अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर आपसे कह रहा है नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ सेवन साइडेड शेप। यानी कि एग्जामिनर आपसे बहुत ही सिंपल सी बात कर रहा है कि भाई नंबर ऑफ डायगोनल्स बताइए किसके अंदर, सेवन साइडेड शेप के अंदर। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, सेवन साइडेड शेप के ऊपर नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है n इंटू एन माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 2 के। तो अगर सेवन साइडेड शेप है तो n की वैल्यू किसके बराबर होगी, 7 के बराबर। देखो यहाँ पे n की वैल्यू किसके बराबर है, 7 के। तो सिंपल वे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 का 7, 7 माइनस का 3 और नीचे डिवीजन में 2 आ जाएगा। तो बेटा देखो 7 में से अगर आप 3 को माइनस करोगे 4 बनता है, नीचे 2 का 2 आ गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 7 इंटू 2 किसके बराबर है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली सी बात है ये बन जाएगा 14। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है व्हेन द इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z माइनस z कॉन्जुगेट। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन की लॉजिक समझो, अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई अगर इमेजिनरी पार्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर का किसके बराबर है, 3 के, तो बताइए वैल्यू क्या होगी z माइनस z कॉन्जुगेट के। बेटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी होती है, कभी भी अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को ऐड करवा दो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अगर आप उसी के कॉन्जुगेट को ऐड करवा दो तो हमेशा आपको आंसर मिलता है ट्वाइस ऑफ द रियल पार्ट। सही है। और अगर आप दुनिया के अंदर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से सबट्रैक्ट करवा दो तो आपका आंसर आता है ट्वाइस ऑफ द इमेजिनरी पार्ट के बराबर। कभी भी दुनिया के अंदर अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या करवा दो, अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर उसके कॉन्जुगेट को ऐड करवा दो तो आंसर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ द रियल पार्ट। और अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से उसी के कॉन्जुगेट को सबट्रैक्ट करवा दो तो आंसर होता है ट्वाइस ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। अब देखो एग्जामिनर कह रहा है द इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 3। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको सिर्फ इमेजिनरी पार्ट गिवन है, किसके बराबर, 3 के बराबर। तो यानी कि इसका मतलब कि ये 3 आयोटा की वैल्यू आपको गिवन है, कि आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट गिवन है। आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है, तो आपको बेसिकली इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू गिवन है। और एग्जामिनर कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z माइनस z कॉन्जुगेट, तो किसके बराबर होगी, जाहिर सी बात है ट्वाइस ऑफ द इमेजिनरी पार्ट के, ट्वाइस
2 का 2 एज इट इज, और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू अगर 3 के बराबर है तो क्या आ जाएगा, 6 आयोटा आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग, इज द करेक्ट आंसर। क्या मुश्किल बात है इसमें, सिंपल चीज है भाई। अगर आपको इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू गिवन है तो आपका आंसर क्या होगा, z माइनस जेड कॉन्जुगेट का आंसर होगा ट्वाइस इंटू इमेजिनरी पार्ट 2 जाके सिंपल 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आ जाएगा सिंपल 6 आयोटा के बराबर। एग्जामिनर कहता है फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉनिक दैट इज 9x स्क्वायर माइनस का 16y स्क्वायर इक्वल टू 144। एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास क्या निकाल के बताओ, एसेंट्रिसिटी बताओ किसकी, कॉनिक्स की। और तुम्हारे पास जो कॉनिक आ रहा है ना, उस कॉनिक की बड़ी मजे की चीज आ रही है कि भाई आपसे एग्जामिनर ने बताया वही नहीं है कि कॉनिक इलिप्स है या हाइपरबोला है। याद रखिएगा, आप जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं भाई, हमेशा ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, इलिप्स के अंदर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों मौजूद होते हैं और दोनों के दोनों हमेशा पॉजिटिव होते हैं या फिर सिमिलर साइंस के होते हैं। वाइल अगर कभी भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में से एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, ये रेप्लिकेट करता है हमेशा एक हाइपरबोला को। तो बेसिकली आपके पास हाइपरबोला का क्वेश्चन आ रहा है। अब सबसे पहले नंबर के ऊपर हम क्या करेंगे, 144 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो इट शुड बिकम 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 144 माइनस का 16y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 144 इक्वल टू के बाद 144 बाय 144 1 हो गया। तो इसको फर्दर सिंपलीफाई जब आप करवाओगे तो 9 डिवाइडेड बाय 144 ये बन जाएगा x स्क्वायर बाय 16, यहां पे हो जाएगा माइनस का y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू के बाद सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा, 1 का 1। अब हमने करना क्या है, अब हमने सिंपल तरीके से बेटा इसको कंपैरिजन करवाना है। अब जब मैं कंपैरिजन करवाऊंगा ना, मुझे साफ तौर पे पता है हाइपरबोला के अंदर ये कंडीशन होती है कि जो वैल्यू भी पॉजिटिव के अंदर होती है ना, उसी का मेजर एक्सिस या ट्रांसफर एक्सिस होता है। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव में कौन है, एक्स है, तो ट्रांसफर एक्सिस भी एक्स का है। तो बेटा एक्स के नीचे जो वैल्यू आ रही है पॉजिटिव वाली, ये आपका क्या आ रहा है, ये आपका बेसिकली आ रहा है ट्रांसफर एक्सिस का पॉइंट, यानी कि आपका ए आ रहा है, सही है ना। सिमिलरली बी स्क्वायर कौन सा होगा, जो वैल्यू नेगेटिव में उसके नीचे जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, वो आपका बी स्क्वायर बन रहा है। अब एसेंट्रिसिटी निकालने की शॉर्टकट सर हाशिम ने बहुत तरीके से बताई होती है। भाई एसेंट्रिसिटी कभी भी निकालना चाहते हो हाइपरबोला की, तो निकालने ये शॉर्टकट होता है। सर हाशिम से अपनी क्लासेस के अंदर शॉर्टकट बताते भी हैं कि भाई एसेंट्रिसिटी निकालने का शॉर्टकट क्या है, सिंपल तरीके से E इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आपने करना क्या है, सिंपल तरीके से ए स्क्वायर आगे आ जाएगा प्लस का बी स्क्वायर और नीचे डिवीजन में आ जाएगा ए स्क्वायर। अंडर रूट का अंडर रूट बेटा ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 के बराबर, बी का स्क्वायर होता है 9 के बराबर, नीचे डिवीजन में ए का स्क्वायर यानी कि 16 का 16, 16 प्लस का 9 क्या बनता है, ये बनता है 25, नीचे 16 का 16। तो बेटा अंडर रूट जब अप्लाई करोगे 25 पे तो रूट 25 बराबर होता है 5 के, रूट 16 बराबर होता है 4 के, तो मेरा आंसर क्या आ गया एसेंट्रिसिटी का 5 डिवाइडेड बाय 4 के बराबर। दैट्स द कांसेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई आपके पास एक मैट्रिक्स आ रहा है, बताइए मैट्रिक्स स्केलर है, डायगोनल है, सिमेट्रिक है, ऑल ऑफ द अबव है। तो बेटा देखो सबसे पहले तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जहां पे आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, सारे के सारे सिमिलर होते हैं और नॉन डायगोनल सारे के सारे जीरो होते हैं, तो ये कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, दुनिया का एक ऐसा मैट्रिक्स जहां पे डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी मौजूद हो मगर नॉन डायगोनल्स क्या हो, जीरो के बराबर। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है भाई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है कि अगर आप ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो तो वापस से आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाए, उसको कहा जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूं यानी कि रॉस को कॉलम में चेंज करूं, तो पहली रॉ आ रही है 2 0 0, इसको एज अ कॉलम लिखूं, दूसरी रॉ आ रही है 0 2 0, इसको एज अ कॉलम लिखूं, तीसरी रॉ आ रही है 0 0 2, इसको एज अ कॉलम लिखूं, तो देखो मुझे क्या वापस से वही मैट्रिक्स मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई ये मैट्रिक्स स्केलर भी है, क्योंकि देखो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे सिमिलर हैं, तो स्केलर मैट्रिक्स है, बिल्कुल है। अच्छा भाई क्या डायगोनल मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स भाई स्केलर की एडवांस फॉर्म, डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो स्केलर ही बेसिक फॉर्म होती है ना, पहले मैट्रिक्स डायगोनल होता है फिर स्केलर होता है फिर आइडेंटिटी होता है, तो डायगोनल मैट्रिक्स तो ये वैसे ही है, अगर ये स्केलर मैट्रिक्स है तो डायगोनल मैट्रिक्स ऑलरेडी है, सही है ना, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, क्योंकि देखो इस मैट्रिक्स का जब मैं ट्रांसपोज लूंगा तो वापस से मुझे ओरिजिनल मैट्रिक्स ए मिल रहा है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। क्या ये ऑल ऑफ द अबव है? तो बेटा देखो अगर तो यहाँ पे सिर्फ ये बहस होती ना कि स्केलर है कि डायगोनल है, तब हम स्केलर पे टिक कर देते, मगर यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है ऑल ऑफ द अबव का, तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। एग्जामिनर कह रहे हैं आई डॉट प्रोडक्ट के मल्टीप्लाई बाय जे, यानी कि आई डॉट प्रोडक्ट के क्रॉस प्रोडक्ट जे। हमेशा याद रखिएगा दुनिया के अंदर सिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है 1 के। दुनिया में सिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 1 के बराबर, और अनसिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है 0 के। वाइल दुनिया के अंदर सिमिलर कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होता है 0 के, और अनसिमिलर कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होता है तीसरे वाले पर्टिकुलरली एलिमेंट्स के। जैसे यहाँ पे आई और जे है तो के मिसिंग है, के बराबर होगा, मगर इसमें एक लॉजिक होती है, वो लॉजिक की होती है कि बेटा ये हमेशा एक पैटर्न को फॉलो करता है कि आई इधर है
जे इधर है, के इधर है, तो ये हमेशा आपके पास जो है ना, ये क्लॉकवाइज रोटेशन फॉलो अप कर रहा है। क्या कर रहा है? क्लॉकवाइज रोटेशन। कि अगर आई से जे पे जाऊंगा तो प्लस का के आंसर मिलेगा, बट अगर कहीं पे लिखा हुआ आ जाए जे क्रॉस प्रोडक्ट आई, तो देखो अब की बारी में मैं क्या कर रहा हूं, मैं उल्टा चल रहा हूं ना, जे से आई पे जा रहा हूं, तो अब की बारी में आंसर आएगा नेगेटिव का के। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जे क्रॉस प्रोडक्ट के करता हूं तो आंसर क्या आना चाहिए? जे से के पे जा रहा हूं, क्लॉकवाइज रोटेशन फॉलो कर रहा हूं, करेक्ट है, सिंपल तरीके से प्लस का आई आएगा। बट अगर मैं के से जे पे जाऊंगा तो देखो मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज जब मैं जा रहा हूं तो सिंपल तरीके से आंसर क्या आएगा? इट शुड बिकम नेगेटिव के आई के बराबर। सही है ना? अब देखो यहां पे लॉजिक यही है कि आई का आई, डॉट प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट, के क्रॉस प्रोडक्ट जे क्या होगा? देखो के से जब मैं जे पे जा रहा हूं तो मैं उल्टा चल रहा हूं, तो आंसर आएगा नेगेटिव के आई के बराबर। अब देखो आई डॉट आई तो वन हो गया और नेगेटिव का वन बन जाएगा मेरा आंसर, तो नेगेटिव का वन सिंपल तरीके से यहां पे बच रहा होगा, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। बी फॉर बैलून इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब देखो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की खास बात क्या होती है कि थ्रू आउट द सीक्वेंस हमारे पास कॉमन रेशियो सिमिलर रहना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं भाई, 1,3,9,27। तो भाई अगर मैं पहली दो टर्म्स के दरमियान में रिलेशन देखूं तो 3/1 का, यानी कि 3 आ रहा है कॉमन रेशो, फिर 9/3 के ऊपर 3 3 9 ही आएगा, फिर 27/9 के ऊपर अगेन मेरे पास 9 3 3, यानी कि भाई यहाँ पे मेरे पास कॉमन रेशो सिमिलर है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बट मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे भी, अगर मैं 4/2 देखूंगा तो ये तो मेरे पास 2 आएगा, मगर 6/4 विल नेवर कम एज द 2, इसका मतलब यहाँ पे कॉमन रेशो सिमिलर नहीं है। सेम गोज फॉर ईयर, 0,2,4 में भी सिमिलर नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो 2/0 बन जाएगा। इसका मतलब खाली एक ही ऑप्शन करेक्ट है जहां पे कॉमन रेशियो सिमिलर है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का मतलब ही क्या है कि थ्रू आउट द सीक्वेंस आपके पास कॉमन रेशियो की वैल्यू क्या रहनी चाहिए? हमेशा सेम रहनी चाहिए। अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, प्लीज मार्क इट आउट, वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वुड से। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं, तभी नस्ट ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है पेपर्स के अंदर। एग्जामिनर देखो आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है जीरो के ऊपर, ऊपर आ रहा है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन 7x इंटू साइन 5x। अब देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है सॉल्व करने की। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिक ये है कि भाई आप या तो सबसे पहले नंबर के ऊपर जो आपकी एक्स की वैल्यू अप्रोच कर रही है जीरो, इसको क्वेश्चन में डाल के चेक करो। अगर मैं क्वेश्चन में डाल के चेक करता हूं तो जाहिर सी बात है ऊपर भी जीरो बन जाएगा और नीचे साइन जीरो इंटू साइन जीरो। साइन जीरो बराबर होता है जीरो के, तो यानी कि फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब ये फंक्शन क्या भी अनडिफाइंड है। एक तरीका जो सॉल्व करने का मैं हमेशा बच्चों को इंकरेज करता हूं वो होता है एल हॉपिटल रूल का। एल हॉपिटल रूल अगर आप इस क्वेश्चन में अप्लाई करोगे ना, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि देखो बेटा आपके पास ऊपर एक्स स्क्वायर आ रहा है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2x के बराबर, और नीचे आपके पास दो फंक्शन साइन के मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए अगेन वेरी टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसको सॉल्व करने का एक आसान तरीका है। आसान तरीका पता है क्या है? आप एल हॉपिटल रूल को 2 दफा अप्लाई करोगे ना, तब कहीं जाके आंसर आएगा, जो कि बहुत टाइम टेकिंग है। उससे बेहतर चीज यहां पे लिमिट का एक कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो लिमिट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, लिमिट्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर सिंपल इंडिविजुअल टर्म्स पे अप्लाई हो जाती हैं। तो अगर मैं इस फंक्शन को ब्रेक कर दूं तो क्वेश्चन को थोड़ा आसान बना देता हूं कि लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है किसके ऊपर? जीरो के ऊपर। ये फंक्शन आ रहा है एक्स स्क्वायर का, तो मैं क्या करता हूं, इसको ब्रेक कर देता हूं एक्स इंटू एक्स के ऊपर, और नीचे भी क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है साइन 7x इंटू साइन 5x। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि भाई मेरे पास, मैं इसको ब्रेक डाउन करके लिख देता हूं इस तरीके से, यानी कि मेरे पास जो लिमिट है ना, जो ये x अप्रोच कर रहा है जीरो के ऊपर, एक दफा ये आ गई x डिवाइडेड बाय साइन 7x के ऊपर, और एक दफा मेरी ये सेम लिमिट आ गई, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो किसके ऊपर? x डिवाइडेड बाय साइन 5x के ऊपर। इससे आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। याद रखिएगा अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हमने क्या करा भाई, इन दोनों फंक्शंस को ब्रेक कर दिया। तो लिमिट की ये प्रॉपर्टी होती है कि लिमिट चाहे टर्म ऐड हो रही हो, चाहे फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, चाहे फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो, चाहे फंक्शन डिवाइड हो रहा हो, तो लिमिट इंडिविजुअल टर्म्स के पास चली जाएगी। तो हमने यही काम करा कि भाई लिमिट को मैंने दोनों टर्म्स के पास इंडिविजुअली भेज दिया। इससे फायदा क्या होगा कि अब जब मैं यहाँ पे एल हॉपिटल रूल का इस्तेमाल करूंगा ना, तो देखो भाई यहाँ पे जब एल हॉपिटल रूल का इस्तेमाल करूंगा तो एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 के बराबर। साइन 7x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस 7x, और फिर 7x का डेरिवेटिव हो जाएगा 7 के बराबर। मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, अगेन मैं इस टर्म के ऊपर भी क्या करता हूं, एल हॉपिटल रूल का इस्तेमाल करता हूं। एक्स का डेरिवेटिव बेटा क्या होता है? 1 के बराबर। साइन 5x का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस 5x के बराबर, और फिर एंगल का डेरिवेटिव आ गया 5 के बराबर। अब फाइनली जब मैं लिमिट की वैल्यू को अप्लाई करवाऊंगा तो जहां जहां एक्स आ रहा है देखो, अब मैं फाइनली जब लिमिट्स को अप्लाई करवाऊंगा ना, तो हमें ये बात मालूम है कि एक्स की वैल्यू जहां जहां आ रही है वहां पे जीरो डाल देंगे, तो कॉस जीरो बराबर होता है किसके? 1 के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिंपल 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 7 5 7 5 इज बेसिकली 35। तो आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 35 के
बराबर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दोबारा समझ लीजिए मैंने क्या काम करा है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये पता नहीं क्या कर दिया। अरे भाई बहुत सिंपल सा काम है। देखो आपको जो फंक्शन गिवन है ना, आपने इसको ब्रेक करवा लिया। एक दफा बन गया ये x डिवाइडेड बाय साइन 7x, और एक दफा ये बन गया x डिवाइडेड बाय साइन 5x। तो लिमिट्स क्या होंगी? लिमिट्स दोनों टर्म्स के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई हो जाएगी। बेटा लिमिट की ये प्रॉपर्टी होती है कि लिमिट्स मल्टीप्लीकेशन बेस्ड टर्म्स के ऊपर क्या होगी? इस टर्म पे अलग अप्लाई हो जाएगी, इस टर्म पे अलग अप्लाई हो जाएगी। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो जब मैं लिमिट को अप्लाई करवाऊंगा तो लिमिट सिंपल वे में दोनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सी चीज है, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अब जब मैं दोनों टर्म्स में लिमिट अप्लाई करवाऊंगा तो जाहिर सी बात है नीचे भी साइन है, तो साइन 0 0 बन जाएगा। तो इसीलिए हम लोग एल हॉपिटल रूल का इस्तेमाल अब करेंगे। इस टर्म पे अलग एल हॉपिटल रूल अप्लाई करोगे, इस टर्म पे अलग अप्लाई करोगे। एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से क्या होता है? 1 के बराबर। साइन 7x का डेरिवेटिव क्या होगा? ये बराबर होगा cos 7x के, और फिर एंगल का डेरिवेटिव लोगे 7 आ जाएगा। सिमिलरली इस टर्म पे जब डेरिवेटिव अप्लाई किया तो x का डेरिवेटिव ऊपर 1 हो गया। साइन 5x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos 5x, और फिर एंगल का डेरिवेटिव 5 का 5 आ गया। अब जब फाइनली अब लिमिट्स को अप्लाई करवाओगे x अप्रोचेस टू 0 को, तो जहां जहां cos आ रहा है वहां पे आपके पास cos 0 बन गया। cos 0 बराबर होता है 1 के, तो बेटा ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। सिंपल 1 डिवाइडेड बाय 7 5 35 आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है इफ टू डाइसेस आर रोल्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम अपीयर एट टॉप इज एटलीस्ट 6। यानी कि देखो एग्जामिनर कह रहा है कि आप दो डाइसेस को अगर फेंकते हो तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि आपको सम जो मिले ना वो कम से कम 6 का मिले, यानी कि 6 मिले या 6 से बड़ा नंबर मिले। अब देखो टू डाइसेस का केस, कभी भी अगर डाइस का केस आ जाए तो डाइस के केसेस के अंदर टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? 6 की पावर n। तो अगर एग्जामिनर कह रहे हैं ना टू डाइसेस आर रोल्ड, तो इसका मतलब क्या है? 6 का स्क्वायर आपके टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे किसके बराबर? 36 के बराबर। अब एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है? एग्जामिनर पूछ रहा है इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि आपके पास क्या मिले, सम जो आए ना उन दोनों डाइसेस का वो एटलीस्ट 6 के बराबर है। देखो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर आते हैं सिलेक्टेड इवेंट, नीचे आते हैं टोटल इवेंट। तो टोटल इवेंट तो 36 है, हमें मालूम है। अब लॉजिकली सोचो, आपको सम कब कब 6 का मिलेगा? कम से कम 6 का, या उससे बड़ा नंबर कब मिलेगा? जाहिर सी बात है, हमें पता है टू डाइसेस के केस के अंदर होता क्या है, 1,1 होगा, फिर 1,2, 1,3, 1,4, 1,5। कि आपको दोनों छक्के के ऊपर 6 या 6 से बड़ा नंबर मिले। एटलीस्ट 6 का मतलब क्या है कि भाई दोनों डाइसेस को जब आप फेंकते हो, लेट्स से वो मनोपली खेल रहे हो, आप अपने कजनों के साथ मनोपली खेल रहे हो, आप क्या दुआ करते हो? या अल्लाह मेरे पास 7 का नंबर आ जाए, या अल्लाह मेरे पास 6 आ जाए, या अल्लाह मेरे पास 8 आ जाए। इसका मतलब क्या है कि भाई दोनों डाइसेस के ऊपर जो सम मिले ना वो या तो 6 मिले या 6 से बड़ा मिले। अब देखो हमें ये बात मालूम है कि टू डाइसेस के अंदर नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं। आपके जहन में टेबल फौरन से होना चाहिए, नहीं तो जल्दी से बना लो इसको। कि देखो 6 आपको कहां कहां मिल सकता है, या 6 से बड़ा नंबर। तो 1 और 5 आपको 6 देता है, 1 और 6 आपको 6 से 6 से बड़ा नंबर दे रहे हैं ना। 1 और 6 क्या बन गया? 7 का सम बन गया। 4 और 2 भी आपको 6 दे रहा है, 2 और 5 भी आपको 6 और 6 से बड़ा नंबर दे रहा है, 2 और 6 भी आपको 6 और 6 से बड़ा नंबर दे रहा है। तो भाई ये तो पूरी लाइन ही काउंट होगी। जाहिर सी बात है यहाँ पे 3 और 3 भी आपको 6 6 से बड़ा नंबर दे रहा है, 4 और 2 भी 6 आपको दे रहा है, सही है ना। 5 और 1 भी 6 दे रहा है। तो यानी कि ये सारे के सारे नंबर्स काउंट हो रहे होंगे, ये सारे के सारे हमारे सिलेक्टेड इवेंट्स होंगे। तो कितने इवेंट्स होंगे? ये हो गया 1 2 3 4 5, सही है ना। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और फिर 26, यानी कि आपके पास 26 टोटल ऐसे नंबर्स हैं जहां पे आपको 6 या 6 से बड़ा नंबर मिल रहा है। एटलीस्ट 6 का मतलब क्या है? कम से कम 6 हो, तो 6 से बड़ा नंबर भी काउंट होगा ना। तो बेटा देखो आपको 1 और 5 6 होता है, 1 और 6 7 होता है, तो ये भी काउंट हो गया। इसी तरीके से 2 4 2 5 2 6 ये सारे नंबर्स ऐसे हैं जहां पे आपको 6 या 6 से बड़ा नंबर मिल रहा है। 5 और 2 7 बन गया, 3 और 3 6, 3 और 4 7, 3 और 5 8, 3 और 6 9। तो यानी कि ऐसे कितने नंबर्स हैं? 26 इवेंट हैं जहां पे आपको 6 या 6 से बड़ा नंबर मिल रहा है। तो सिंप्लीफाई करवा दो इसको, क्या बन गया? ये बन गया आपके पास सिंपल तरीके से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और नीचे क्या आ गया? 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। तो 13 डिवाइडेड बाय 18 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। दोबारा इस क्वेश्चन की लॉजिक समझ लो बेटा। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था कि दो डाइसेस को अगर रोल किया जाए तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि आपको उन दोनों डाइसेस के ऊपर क्या मिले, सम मिले आपको एटलीस्ट 6 का। एटलीस्ट 6 का मतलब क्या है? 6 या 6 से बड़ा नंबर आपको मिलना चाहिए। अब 6 या 6 से बड़ा नंबर कब मिलेगा? जाहिर सी बात है ये इसी वक्त अचीव हो सकेगा जब आपके जहन में टेबल क्लियर हो। अब देखो टेबल को खुद देखो, आपको दोनों डाइसेस के ऊपर क्या चाहिए? 6 या 6 से बड़ा कोई नंबर चाहिए। तो भाई 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं जहां पे 6 या 6 से बड़ा नंबर आ रहा है? तो आप खुद देखो इस टेबल के अंदर ऐसे कितने नंबर्स हैं। भाई ये पहली रो के अंदर आपके पास 2 आ रहे हैं, दूसरी रो में 3 आ रहे हैं, तीसरी रो में 4 आ रहे हैं, चौथी रो के अंदर 5 आ रहे हैं, छठी और पांचवी के अंदर आपके पास सारे नंबर जी 6 या 6 से बड़े होंगे। तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 26 डिवाइडेड बाय 36, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद इट विल बिकम 13 डिवाइडेड बाय 18 के बराबर। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्बिनेशन का। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन अ क्रिकेट 11 इज टू बी चूजन फ्रॉम 16 प्लेयर्स इफ अ कैप्टन एंड द विकेट कीपर इज ऑलरेडी सेलेक्टेड। अब देखो ये ऑलरेडी सेलेक्टेड वाली जो फनकारी होती है ना, मैंने कॉम्बिनेशंस में आपको बहुत दफा पढ़ाई है कि एग्जामिनर कह रहे हैं कि देखो तुम्हारे पास टोटल कितने लोग थे एक टीम के अंदर, आपके पास एक पूल ऑफ प्लेयर्स आपके पास अवेलेबल थे 16, और आपको सेलेक्ट कितने करने, क्रिकेट 11, तो यानी कि आपको कितने लोगों को सेलेक्ट करना था, 11 लोगों को सेलेक्ट करना चाहिए था। मगर एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई एक कैप्टन और विकेट कीपर को तो ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं, यानी कि भाई ये जो कैप्टन साहब है ना और जो विकेट कीपर साहब हैं इनको तो ऑलरेडी हमने सेलेक्ट कर लिया, यानी कि ये दो बंदे आपके ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं। तो जाहिर सी बात है अब टोटल 16 थोड़ी बंदे रहे। इसको देखो हमेशा ऐसे समझा करो कि भाई तुम्हारे पास एक टीम को सेलेक्ट करना है 16 लोगों में से, सही है ना, कितने लोग सेलेक्ट करने हैं, 11 लोग, मगर कैप्टन और विकेट कीपर पर्ची वाले हैं, सही है ना, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, खुद ही समझ जाओ, जो जिससे आपको नफरत है आप उसको नाम कंसीडर कर लो, सही है ना। तो भाई कैप्टन और विकेट कीपर साहब तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो अब टोटल 16 लोग थोड़ी रहे हैं, दो माइनस करो कितने बन गए, अब तो 14 लोग हैं ये, क्योंकि पहले 16 लोगों में से 11 लोग सेलेक्ट करने थे ना। अगर तो दो लोग पहली पर्ची के अंदर टीम के अंदर हैं तो यानी कि इसका मतलब कि दो लोग तो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, तो टीम में जो टोटल 16 बंदे में सिलेक्शन करनी थी अब ये दो लोग थोड़ी काउंट होंगे, ये दो लोग तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है ना, तो आपके टोटल लोग कितने रह गए, 14। सिमिलरली सिलेक्शन पहले 11 की करनी थी टीम के अंदर, मगर जाहिर सी बात है ना दो लोगों ने तो पहली अपनी जगह पक्की करी हुई है, तो 11 में से दो को माइनस करोगे तो क्या बनेगा, 9 बनेगा। तो यानी कि अब आपका कॉम्बिनेशन क्या होगा, 14 कॉम्बिनेशन 9 होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर बी फॉर बैलून, बी फॉर बनाना इज द करेक्ट आंसर। देखो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड वाली बात मैंने बहुत दफा पढ़ाई, इसकी लॉजिक क्या होती है कि भाई कभी भी ऑलरेडी सिलेक्टेड का कॉन्सेप्ट आ जाए तो हमेशा हम लोग टोटल में से भी कम करते हैं, हमेशा टोटल में से भी हम तादाद को कम करते हैं, और जो भी आपको सेलेक्ट करनी होती है उसमें से भी आप तादाद को क्या करते हो, हमेशा कम करते हो। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, अगर ऑलरेडी सेलेक्टेड का कॉन्सेप्ट आ जाए तो आप टोटल में से भी कम करते हो और एक्सक्लूडेड का, तो कभी भी पेपर में अगर एक्सक्लूडेड का कॉन्सेप्ट आ जाए, सारी की सारी चीजें मैंने आपको अपने लेक्चर्स में पढ़ाई हुई होती है, कभी भी एक्सक्लूडेड का कॉन्सेप्ट आ जाए तो एक्सक्लूडेड के अंदर आप हमेशा टोटल में से तो कम करते हो मगर सिलेक्शन में से कभी भी कम नहीं करते, सिर्फ टोटल में से वहां पे आप लोग कम करते हो। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ये इंक्लूडेड वाला, ऑलरेडी सिलेक्टेड वाला या एक्सक्लूडेड वाला कॉन्सेप्ट बहुत पेपर में आता है। इसकी लॉजिक सोचो, देखो लॉजिक क्या है, आपको 16 बंदे गिवन थे, उन 16 बंदों में से आपने 11 लोगों की टीम सेलेक्ट करनी थी, मगर दो बंदे क्या एक बंदे लेट्स सपोज पर्ची के ऊपर है, अब कोई सेलेक्ट हो ना हो, हमें ये मालूम है ना पर्ची वाला बंदा तो लास्ट में सेलेक्टेड ऑलरेडी, तो आपके जो टोटल लोग थे ना उसमें 16 थोड़ी रहे, उसमें से वो तादाद क्या हो गई, कम हो गई, जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो अब आपके बंदे कितने बन गए, 14 बन गए। सेम गोज फॉर दियर कि सिलेक्शन में आपको पहले 11 बंदों को सिलेक्ट करना था, मगर चूंकि दो बंदे तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है ना, तो अब 11 थोड़ी रहे, कितने बन गए, 9 बन गए। दैट्स द लॉजिक हियर, क्लियर है बेटा। इस तरीके से हमारे आज की क्लास के टॉप 10 एमसीक्यूज अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचे, एंड दीज वर रियली गुड वन। तो आज की क्लास के हमारे टॉप 10 एमसीक्यूज इस तरीके से मंतकी अंजाम पे पहुंचते हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ प्लेलिस्ट का लिंक, इस लेक्चर का लिंक लाजमी आपने शेयर करना है, मुझे आपने बताना है किस तरीके का आपको फीडबैक है। सेकंड नंबर के ऊपर बैच को लाजमी तौर पर ज्वाइन करें, इस बैच में आपकी पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर करवाई जाएगी, हर सब्जेक्ट लाइव पढ़ाया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड लाइव हियर। आई होप कि आपको तमाम चीजें क्लियर होंगी। यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत होंगे, मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।